हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द एनएम लैब एक्सप्लेन चैनल। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले लॉर्ड ऑफ द मिस्टीरियस के सीजन 1 का एपिसोड 1। और मैंने इस एनिमे को देखने वाले बहुत सारे ऑडियंस से सुना है कि एनिमे समझने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और इसीलिए मैं इसे थोड़ा आसानी से एक्सप्लेन करूंगा जिससे आप लोग इस एनिमे को समझ पाएंगे। वही सीरीज का एनिमेशन बी कैमी पिक्चर स्टूडियो ने बनाया है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है। आपको इसे देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। खैर, इससे पहले कि हम इस सीरीज को एक्सप्लेन करें, मैं आपको इसकी कुछ बेसिक इन्फो देना चाहता हूँ। जैसे कि ये एक चाइनीज डार्क फैंटेसी एनिमे है और ये कैटल फिश दैट लव डाइविंग नोवेल पर बेस्ड है। तो इस सीरीज का लीड कैरेक्टर जोउ मिंगरुई वो करंटली अभी चाइना में रहता है, लेकिन किसी वजह से वो अचानक 19th सेंचुरी में यूरोप के एक टेंगन सिटी के क्लेन मोरेटी नाम के शख्स की बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट हो जाता है। और हमारे हीरो को यहाँ समझ आ जाता है कि वो किसी अलग वर्ल्ड में पहुंच गया है, क्योंकि ये वर्ल्ड टेक्नोलॉजी में आज की दुनिया से बहुत पीछे होता है। और इस वर्ल्ड में कर्स एंटिटीज, स्पिरिट्स, रिचुअल्स, सुपर पावर्स और गॉड एग्जिस्ट करते हैं। और इस वर्ल्ड में सुपर पावर वाले लोगों को बियॉन्डर कहा जाता है। वही एक बियॉन्डर बनने के लिए इन्हें एक स्पेशल मैजिक क्वेश्चन पीना पड़ता है, जिसके बाद इनके सामने 22 पाथवेज यानी 22 रास्ते होते हैं, जिनमें से इन्हें किसी एक पाथवे को चुनना पड़ता है, क्योंकि हर एक पाथवे अलग तरह की पावर देता है। और इन 22 पाथवेज में से हर एक में 9 सीक्वेंस यानी 9 लेवल होते हैं। और जो बंदा सीक्वेंस 9 से सीक्वेंस नंबर 1 पर पहुंच जाता है, उसे लिटरली गॉड्स जितनी पावर मिल जाती है। यानी कि सीक्वेंस का आंकड़ा जितना कम होता है, उतनी इनकी पावर्स बढ़ती है। वही इनके इस अपग्रेडेशन फॉर्म को यानी इनके इस एवोल्यूशन के पाथवे को पाथ ऑफ द डिवाइन कहा जाता है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जहाँ 5th सेंचुरी में 9 सितंबर 1349 का हमें एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बेकाबू कर स्पिरिट से लड़ते हुए हमारा हीरो मारा जाता है। और वही एक आदमी की आवाज में किसी डार्क पावर को इस वर्ल्ड में लाने के लिए कुछ मंत्र पढ़े जा रहे होते हैं। और इसी भयानक सपने के साथ हमारे लीड कैरेक्टर जोउ मिंगरुई की आंखें खुलती है। वही ये कहानी 2 मंथ्स पीछे यानी पास्ट में चल रही है, 28 जून 1349 को। अब अपने सामने टेबल पर पड़ी गन और चारों तरफ खून देखकर जोउ डर जाता है। वही उसके हेड में एक चोट आई होती है, जो तुरंत ही भर जाती है। तभी अपने आप को जब जोउ आईने में देखता है, तब उसे समझ आ जाता है कि वो अब दूसरे वर्ल्ड में पहुंच गया है। खैर, तभी 2 पुलिस ऑफिसर्स एक मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने आए होते हैं, जहाँ 2 लोगों का खून हो चुका होता है। और मरने वाले 2 लोगों का नाम वेल्च और माया होता है, जो कि कार्ल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए होते हैं। अब इन दोनों ऑफिसर्स को लगता है कि यहाँ किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म किया गया है किसी डार्क पावर को बुलाने के लिए। तभी इन्हें एक फोटो मिलती है जो क्लेन मोरेटी की थी, जो मरने वालों का दोस्त होता है। इधर जोउ को वो जिसकी बॉडी में है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जो कि उसकी पर्सनल डायरी में लिखी होती है। जैसे कि उसका नाम क्लेन मोरेटी है और वो आबा कंट्री टेंगन सिटी का रहने वाला है। उसका एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन भी है। वही क्लेन मोरेटी नॉर्थ आइलैंड के लॉयन टेरिटरी से हिस्ट्री ग्रेजुएट, प्राचीन और हर्मिस भाषा में माहिर होता है। मैं आपको बता दूं कि हर्मिस भाषा बहुत ही प्राचीन भाषा है। खैर, डायरी पढ़ते हुए जोउ क्लेन के बारे में बताता है कि 29 मई को वेल्च उससे मिलने आया था, जहाँ वेल्च के पास एक प्राचीन नोटबुक थी। और जब हमने उस नोटबुक को पढ़ा, तब हमें पता चला कि ये 4th सेंचुरी की नोटबुक है और इसे लिखने वाला किसी एंटिगोनस परिवार का पर्सन था। पढ़ते पढ़ते जोउ को कुछ पेजेस मिसिंग लगते हैं। तभी उस डायरी का एक पेज अपने आप सामने आ जाता है, जिसमें लिखा होता है सबकी मौत तय है और मेरी भी। जोउ सोचता है कि क्लेन ने ऐसा क्यों लिखा होगा। तभी क्लेन की छोटी बहन मेलिसा नींद से उठकर आती है। वही जोउ जो क्लेन की बॉडी में है, वो रूम की दीवार पर लगे खून के निशान और अपनी गन छुपा देता है। तभी मेलिसा ब्रश करते हुए क्लेन की घड़ी ठीक कर देती है। जोउ को क्लेन की कुछ यादें समझ आने लगती है, जहाँ वो अपनी गन रिलोड करते हुए सोचता है कि क्लेन का मर्डर था या आत्महत्या। जोउ याद करने लगता है कि उसके साथ सब कुछ तो ठीक चल रहा था। वो उस दिन को याद करता है जब वो काम पर से घर आया था, अपने दोस्तों के साथ रहा और अपने मॉम डैड के साथ भी टाइम स्पेंड किया। तो वो अचानक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हुआ कैसे। तभी उसे याद आता है कि उसने अपनी किस्मत के लिए एक रिचुअल किया था, जिसके बाद ही ये सब हुआ। तभी मेलिसा की आवाज से क्लेन डर जाता है, जिससे उसके सिर पर बेड लगता है। मेलिसा उसे ब्रेकफास्ट
लेकर ध्यान रखने को कहती है और वो खुद स्कूल चली जाती है। वही जाते हुए वो क्लेन से ब्रेड खरीद कर लाने को कहती है। मेलिसा की जाती जो अपने वर्ल्ड में वापस जाने का सोचता है, जिसके लिए उसे खुद भी ब्रेड की जरूरत होती है ताकि वो फिर से वही रिचुअल परफॉर्म कर सके। अब जो ब्रेड खरीदने किसी स्मेरन आंटी की शॉप पर जाता है जो कि क्लेन को पहचानती थी। वही वो आंटी क्लेन को अपना घर बदलने के लिए कहती है। तभी जो को एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिसके बाद आंटी की बात पर एग्री करके क्लेन यानी जो वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हमें पूरी टेंगेन सिटी दिखाई जाती है जो बहुत ही खूबसूरत थी। अब जो आयरन क्रॉस स्ट्रीट पहुँचता है। चलते हुए जो को कुछ लोग दिखते हैं जो डेक ऑफ कार्ड्स खेल रहे होते हैं। वो हैरान हो जाता है कि ये खेल इस दुनिया में भी है। तभी जो सोचता है कि करीब 100 साल पहले किंग रोजेल गुस्टाव ने इस खेल को बनाया था। तब उन्होंने स्टील इंजन और स्प्रिंग फेस्टिवल की भी शुरुआत की थी, जिससे जो को लगता है कि किंग रोजेल गुस्टाव भी उसकी तरह ट्रांसमाइग्रेट होकर इस जगह पर आए होंगे। खैर तभी जो के पास एक जोकर आता है जो उसे एक सर्कस के लिए इनविटेशन देता है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, जिसे देखकर जो उसे हाँ बोलकर वहाँ से घबराते हुए जल्दी जल्दी में निकलता है। तभी हमें वही ऑफिसर दिखता है जो कि इन्वेस्टिगेशन पर था। तभी जो एक टेंट में छुप जाता है जहाँ पर एक टैरो डेक रीडर उसे अपने पास बुलाती है और उसके सामने टैरेट कार्ड शक देती है। लेडी कहती है कि तुम पहले आए हो तो ये फ्री है, तो बताओ क्या जानना है। जिस पे जो अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताने के लिए कहता है। तभी वो लेडी पहले पास्ट कार्ड, फिर प्रेजेंट और फिर आखिर में फ्यूचर कार्ड निकालती है। अब जो सबसे पहले प्रेजेंट का कार्ड दिखाने को कहता है जो कि द फूल होता है और द फूल टैरो डेक का एक जीरो कार्ड होता है, यानी यहाँ से एक नई शुरुआत होती है जहाँ तुम्हारे साथ कुछ भी होना मुमकिन है। खैर तभी वहाँ असली टैरो डेक रीडर आ जाती है जो उस लड़की को डांटती है क्योंकि वो उसकी जगह पर बैठी थी। खैर अब क्लेन यहाँ से निकलकर अपने घर आ जाता है, जिसके बाद वो कागज की शीट्स पर कुछ मंत्र लिखकर उन ब्रेड्स पर चिपका देता है और इन्हें रूम के चारों कोनों पर रखकर एक रिचुअल परफॉर्म करता है जिसमें वो कुछ मंत्र पढ़ता है ताकि वो अपने घर फिर से ट्रांसमाइग्रेट हो सके। अब देखने से तो ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन तभी अचानक क्लेन को बहुत पेन होने लगता है और वो एक अजीब से वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहाँ पर फॉग होता है और कुछ रेड ब्लू स्टार्स होते हैं। तभी क्लेन इस जगह को द ग्रे फॉग नाम देता है। तभी क्लेन गलती से एक रेड और एक ब्लू स्टार को टच कर देता है, जिसके बाद वो फट जाते हैं। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ऑड्री होता है और वो लड़की आईने के सामने बैठी होती है और एक आदमी जो समंदर में एक ग्लास को पकड़े था जिसका नाम ऑलिवर होता है और उन दोनों की ही सोल बिना किसी की मर्जी के इस जगह पर टेलीपोर्ट हो जाती है। तभी इन दोनों को क्लेन की बहुत बड़ी परछाई दिखती है जैसे कि वो कोई गॉड हो। ये तीनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। क्लेन सोचता है कि क्या इनको उसने ही यहाँ पर बुलाया है। तभी ऑड्री पूछती है क्या आप इस पवित्र जगह के भगवान हो। क्लेन सोचता है कि अगर ये पवित्र जगह है तो इस जगह का मंदिर कहाँ है और क्लेन की इतना सोचते ही वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर बन जाता है। तभी क्लेन समझ जाता है कि वो इस वर्ल्ड को पूरी तरह से अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। अब क्लेन एक लंबी सी टेबल और अपने लिए एक सिंहासन बना लेता है। ऑलिवर क्लेन से कहता है कि क्या वो पूछ सकता है ये कौन सी जगह है और आप कौन है। तभी क्लेन सोचने लगता है कि वो इन्हें अपना नाम जो बताए या फिर क्लेन, जिसके बाद क्लेन अपने सिंहासन पर बैठकर इन्हें अपना एक नकली नाम बताता है जो कि होता है मिस्टर फूल और ये नाम क्लेन ने उस टैरो डेक कार्ड पर रखा था। खैर ऑलिवर क्लेन से पूछता है कि मिस्टर फूल क्या करना चाहते हैं, जिस पे क्लेन एक टेस्ट रन करने को कहता है या ऑड्री घर जाने के बारे में पूछती है। तभी क्लेन सोचता है कि आवाज से तो ये बहुत मासूम लड़की लगती है, लेकिन वो आदमी शांत और सतर्क लगता है। क्लेन ऑड्री से कहता है तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी वापस भेज सकता हूँ, लेकिन ऑड्री को ये वर्ल्ड बहुत एक्साइटिंग लगता है, इसलिए वो क्लेन से कहती है कि मिस्टर फूल मैं एक बियॉन्डर कैसे बन सकती हूँ। अब क्लेन को खुद भी एक बियॉन्डर कैसे बनते हैं इसके बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो ऑड्री से कहता है कि शायद इसका जवाब तुम्हारे सामने बैठा आदमी दे सकता हो। अब ऑलिवर सोचता है कि मेरे सामने बैठी हुई लेडी के बोलने का तरीका शाही फैमिली जैसा है, जबकि वो खुद सेनेसिंस टेरिटरी के पास है, उनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो मिस्टर फूल ने इन दोनों को एक साथ यहाँ बुलाया कैसे। करता भी ऑलिवर ऑड्री से कहता है कि आप लियोन से हो ना। ऑलिवर बताता है कि एक बियॉन्डर बनने के लिए एवर नाइट गॉडेस या लॉर्ड ऑफ
स्टॉर्म के या फिर किसी और चर्च को ज्वाइन करना होगा। जैसे बियॉन्डर बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन बियॉन्डर सच में होते हैं और वो बढ़ती हुई डार्कनेस से लड़ते रहते हैं। तभी ऑड्री पूछती है कि चर्च के अलावा कोई और रास्ता है। ऑल्गर बताता है कि तुम या तो 100 साल पुरानी रॉयल फैमिलीज के पास जाओ या फिर मिलेनियम नोबिलिटी के पास। ऑड्री कहती है कि कोई और तरीका। अब ऑल्गर बताता है कि उसके पास सीक्वेंस 9 के 2 क्वेश्चन रखे हुए हैं, जिनमें एक का नाम सेलर और दूसरे का नाम स्पेक्टेटर है। ऑल्गर ऑड्री को स्पेक्टेटर वाली क्वेश्चन पावर लेने को कहता है। क्लैंक समझ जाता है कि ये दोनों सुपर पावर्स की बात कर रहे हैं और सीक्वेंस 9 इस पावर का लेवल है। क्लैंक सोचने लगता है कि उसका ट्रांसमाइग्रेट होना और इस ग्रे वर्ल्ड में आना भी किसी बियॉन्डर का काम लगता है। तभी ऑड्री कहती है, मिस्टर फूल, मैंने इस आदमी से एक डील कर ली है, जिसमें एक मैजिक क्वेश्चन के बदले में मैं इन्हें कुछ सामान दूंगी और वो चाहती है कि मिस्टर फूल ऐसी ही मीटिंग्स और करते रहे। ऑल्गर भी कहता है कि मिस्टर फूल, आपके पावर्स हमारी और आपकी सोच से भी परे है, तो मीटिंग्स में ऐसी छोटी मोटी चीजें हम दोनों संभाल लिया करेंगे। ऑल्गर सोचता है कि इस तरह वो भी और ज्यादा डील्स कर पाएगा। अब क्लाइंट सोचता है कि ऐसी मीटिंग्स करने से उसका खुद को एक्सपोज करने का खतरा बढ़ेगा, लेकिन इस तरह वो इस ग्रे वर्ल्ड को और जान पाएगा, जिससे वो अपने घर वापस जाने का रास्ता जल्दी खोज लेगा। क्लाइंट कहता है, तो ठीक है, हम हर मंडे दोपहर 3 बजे यही मिलेंगे और क्लैन इन्हें अकेले रहने को कहता है। अब ऑड्री कहती है, तो फिर हम लोगों को भी अपने कोड नेम्स रख लेने चाहिए, क्योंकि हम यहाँ अपने रियल नेम्स यूज नहीं करेंगे। अब क्योंकि क्लाइंट का नाम टैरो कार्ड पर था, तो ये दोनों भी अपने कोड नेम टैरो कार्ड पर ही रखते हैं। जहाँ ऑड्री अपना नाम जस्टिस रखती है और ऑल्गर अपना नाम द हैंग्ड मैन रखता है। अब ये तीनों ही इस टैरो कार्ड क्लब के मेंबर्स बन चुके हैं। तभी अचानक कोई क्लाइंट का डोर नॉक करता है, जिससे इस वर्ल्ड में क्लाइंट का कंट्रोल छूटने लगता है। तभी क्लाइंट इस मीटिंग को वही रोककर इनकी सोल्स को अपनी अपनी जगह वापस भेज देता है और खुद भी अपनी बॉडी में वापस आ जाता है। क्लाइंट देखता है कि बाहर पुलिस आई थी, इसलिए वो जल्दी से टेबल पर रखी डायरी और गन को छुपा देता है और खुद के बाल ठीक करते हुए दरवाजा खोलता है। वही उस पुलिस ऑफिसर को देखकर क्लाइंट को याद आता है कि ये वही आदमी है जो उसका टेंट के बाहर पीछा कर रहा था। इस ऑफिसर का नाम लेनॉर्ड मिचेल था और इसके साथ एक दूसरा बड़ा ऑफिसर भी था, जिसका नाम डन स्मिथ है। अब ये दोनों क्लेन को बताते हैं कि वो यहाँ उसके दोस्त माया और वेल्च के मर्डर के केस के सिलसिले में आए हैं। लेनर्ड तुरंत ही क्लाइन की डायरी ढूंढ लेता है और क्लेन से पूछता है कि ये तुमने डायरी के आखिरी पन्ने पर क्या लिखा है, सब मारे जाएंगे और मैं भी, इसका मतलब क्या है। अब क्लाइन को समझ नहीं आता कि वो इन्हें क्या बताए। वो इन्हें सब साफ साफ बता देता है कि उसकी याददाश्त चली गई है और उसे कुछ भी याद नहीं है। क्लेन ये भी बताता है कल रात उसने खुद को गन से शूट भी किया, लेकिन पता नहीं वो कैसे अभी भी जिंदा है। क्लेन इन्हें वो गन भी दिखाता है जो किसी मैकगैवन नाम के आदमी की थी। अब ये ऑफिसर्स क्लेन को किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने लगते हैं ताकि वो उसकी मेमोरीज वापस ला सके। क्लेन को टेंशन हो जाती है कि अगर ये उसकी मेमोरीज में झांकेंगे तो इन्हें ये भी पता लग जाएगा कि वो इस वर्ल्ड का नहीं है। तभी लेनर्ड कहता है कि वो उसे जिंदा देखकर खुश है, लेकिन तुम्हारी कन्फेशन के मुताबिक जो हादसा हुआ उससे ज्यादातर बस लोगों की लाशें ही मिलती है। अब ये क्लेन को अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ से एक बच्चा ब्रेड चुरा कर भाग रहा होता है और इन ऑफिसर्स का ध्यान क्लेन पर से हटकर उस बच्चे पर चला जाता है, जिसका फायदा उठाकर क्लेन यहाँ से भागने लगता है। भागते हुए क्लेन एक गली में जाकर छुप जाता है। तभी ऊपर से कोई उस पर पानी फेंकता है, लेकिन वो पानी अचानक हवा में ही रुक जाता है और आसपास की चीजें हवा में उड़ने लग जाती है। अब क्लेन समझ जाता है कि ये किसी बियॉन्डर का काम है, इसलिए वो वहाँ से भागकर एक घोड़ा गाड़ी में बैठ जाता है और ड्राइवर से कहता है कि उसे समंदर के किनारे पर ले जाए। आगे जाके क्लाइन देखता है कि अब कोई भी उसका पीछा नहीं कर रहा है, इसलिए वो गाड़ी को रोकने को कहता है, लेकिन ड्राइवर गाड़ी नहीं रोकता और क्लेन से कहता है कि वो उसे वेल्च के घर ले जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि ऑफिसर डन स्मिथ होता है। अचानक क्लेन की अपने कमरे में आंखें खुलती है और उसे लगता है कि वो बस एक सपना था, लेकिन तभी दरवाजे पर सच में ऑफिसर डन स्मिथ आ जाता है और वो एक बियॉन्डर था। डन क्लेन से कहता है कि रात में हमारी पावर्स ज्यादा बढ़ जाती है। अब क्लेन सोचता है कि हमारी का मतलब क्या। तभी डन स्मिथ अपनी पावर से क्लेन को घर के बाहर लाता है और तभी एक लेडी पीछे से आकर क्लेन का मुंह पकड़ लेती है, जिसके बाद क्लेन बेहोश हो जाता है और वो लेडी भी एक बियॉन्डर थी। अब वो क्लेन की मेमोरीज में एंटर करती है। क्लेन को अपनी मेमोरीज में उसके मॉम डैड एक ग्रे फॉग के पीछे दिखते हैं। वही उस लेडी को क्लेन के मॉम डैड नहीं दिखते, शायद उसी ग्रे फॉग की वजह से। अब वो लेडी क्लेन से पूछती है कि बताओ एंटीग्रोनोस परिवार की नोटबुक
नोटबुक आखिर कहाँ है और तुमने उसके साथ क्या किया। क्लेन कहता है मैं कुछ नहीं जानता। वो लेडी फिर से पूछती है कि 21 जून को वेल्च के घर में क्या हुआ था। क्लेन फिर से कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। अब वो लेडी पूछती है कि माया और वेल्च जब मरे थे तो तुम वहाँ क्या कर रहे थे। अब क्लेन घबरा जाता है और उसकी पावर्स की मदद से वो उस ग्रे फॉक्स से एक गन बना लेता है जिससे वो खुद को शूट करता है और वो दिखाता है कि वेल्च और माया के मर्डर के दिन वो उनके घर क्या कर रहा था। और वो लेडी डन को बताने लगती है कि उस दिन क्लेन ने खुद को मारने की कोशिश की थी और वो सच बोल रहा है। लेडी डन को बताती है कि इसकी पावर्स आसान नहीं है। तभी डन क्लेन से कहता है कि एंटागोनस परिवार की नोटबुक लापता हो गई है और इस वजह से तुम अभी भी खतरे में हो, तो हम तुम्हें हर बार बचाने नहीं आ सकते, इसीलिए तुम हमारे साथ मिल जाओ और बन जाओ एक बियॉन्डर। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।